Yes, 12th class. So today we are going to start your chapter number 5 from business studies, organizing. ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का एक फंक्शन है. फंक्शन तो बहुत सारे हैं, जैसे कि हमने प्लानिंग चैप्टर 4 में पढ़ा था. तो प्लानिंग के बाद जो दूसरा फंक्शन आता है मैनेजमेंट का, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग है क्या? जब आपने सारी सारी चीजें प्लान कर ली, आपने सारा वो एक मेंटल एबिलिटी के साथ अपना सारा थिंकिंग प्रोसेस कर लिया. प्लानिंग में आप कर क्या रहे होते हो? प्लानिंग में आप यही कर रहे होते हो ना, आप सारी चीजें सोच रहे होते हो. आप वो सारा का सारा आपका फिजिकल नहीं, वो आपका मेंटल वर्क होता है. तो जो आपने सारा मेंटल वर्क कंप्लीट कर लिया, आपने सारा थिंकिंग प्रोसेस जो है वो पूरा कर लिया, और आपको पता चल गया कि ये आपका बिजनेस का गोल है, ये चीजें आपको करनी है. अब आपको उस मेंटल प्रोसेस को प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल शेप देनी है. सो दिस प्रैक्टिकल शेप्स कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली व्हाट? आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज इन अ सेम डिपार्टमेंट. ओके, इट इज व्हाट आप क्या कर रहे होते हो? आप चीजों को कलेक्ट कर रहे होते हो. जो आपके रॉ मटेरियल्स है उनको आप कलेक्ट करोगे. जो आपने सोचा उसके अकॉर्डिंगली मशीन्स आप कलेक्ट करोगे, आप टूल्स कलेक्ट करोगे, आप जितनी भी आपको कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, या आपको पर्सनल एम्प्लॉयज चाहिए, अब आप उन सारी चीजों को कलेक्ट करना शुरू करोगे. दिस इज व्हाट यू आर ऑर्गेनाइजिंग ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज फॉर योर बिजनेस. नाउ फॉर कंप्लीटिंग दिस फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, देयर इज अ प्रोसेस. प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये कि अपना एक ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए जितने भी काम आप सीक्वेंस में करते हो, कंटिन्यूएशन में करते हो, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप, दैट इज प्रोसेस. तो सबसे पहला जो प्रोसेस का स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. इसमें आपको क्या करना है? आपको जितने भी जो भी चीजें आपने प्लान करी उसको पूरा करने के लिए जितने काम हमें करने पड़ेंगे, उन काम को आप सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे क्या क्या काम करने पड़ेंगे. मुझे इसका रॉ मटेरियल्स लाना पड़ेगा, मुझे इसकी मशीन खरीदनी पड़ेगी, मुझे पर्सनल एम्प्लॉयज लाने पड़ेंगे. तो सारे तरीके के काम आप अपने दिमाग में आइडेंटिफाई करोगे. फिर आपको जो लगेगा कि वो सेम जैसे काम है, उनको आप क्या करोगे? एक कैटेगरी में डिवाइड कर दोगे. ठीक है, जैसे होता है ना, अगर आपका हम एग्जाम्पल है आपकी ही लाइफ से रिलेटेड, तो लिखने का काम एक अलग होता है ना. आप पढ़ने का काम एक अलग होता है, लर्न करने का काम एक अलग होता है. तो आप ये नहीं कर सकते कि एक ही टाइम में आप पढ़ भी रहे हो, लिख भी रहे हो और लर्न भी कर रहे हो. यू कैन नॉट डू इट. तो आपको क्या है? दीज ऑल आर डिफरेंट टास्क. तो जो जो काम आपको लगे कि वो एक जैसे हैं, उनको आप एक अलग डिवाइड कर दो. ठीक है, लेट्स से आपने 25 टाइप्स के जो टास्क हैं वो आपने आइडेंटिफाई कर लिए, और आपने आइडेंटिफाई किया उन 25 में से जो 5-5 टास्क हैं वो एक जैसे. तो अब आप क्या करोगे? उनको डिवाइड कर दोगे. आपने डिवाइड कर दिया तो उन एक जैसे काम को, जहाँ पे एक ग्रुप में जो आपने डिवाइड किया, उसको आप एक डिपार्टमेंट का नाम दे दो. सो दैट इज योर सेकंड स्टेप ऑफ द प्रोसेस, व्हिच इज डिपार्टमेंटलाइजेशन. अब आप उसको एक डिपार्टमेंट का नाम दे दो, जैसे कि प्रोडक्शन का एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स का एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस का एक अलग डिपार्टमेंट हो गया. ठीक है, सो दीज आर ऑल व्हाट डिपार्टमेंटलाइजेशन. थर्ड इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. जब आपने डिपार्टमेंट्स डिसाइड कर लिए, अब उन डिपार्टमेंट्स में जो आपने काम सोचे हैं, उन काम को अब आपको लोगों को असाइन करना पड़ेगा. उन लोगों को जो है अपनी उनकी ड्यूटीज समझानी पड़ेगी. उनकी ड्यूटीज उनको समझा दो कि ये तुम्हारा काम है, तुम्हें ये ही काम करना है, इसके अलावा तुम्हें और कोई काम करने की जरूरत नहीं है. फोर्थ पॉइंट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स. नाउ क्लास, रिपोर्टिंग क्या होता है? रिपोर्टिंग होता है अपना काम जाकर किसी अपने सीनियर को रिपोर्ट करके बताना कि तुमने कर दिया है. क्योंकि बिजनेस में अगर आप किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दोगे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हो जाएगा. हो सकता है क्या पता उसको कोई प्रॉब्लम आ जाए. तो always there is a reporting person, or there always there has to be head, you know, for one particular department or one particular task. हर काम को करने के जो कर रहा है उसके ऊपर एक हेड जरूर होना चाहिए. तो जिस हेड को आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो वो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आपको एस्टैब्लिश करना है अपने बिजनेस के अंदर कि हाँ, ये डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन हेड को सारे रिपोर्ट करेंगे. ठीक है, ये सेल्स का डिपार्टमेंट है, सारे के सारे सेल्स हेड को रिपोर्ट करेंगे. सो यू हैव टू एस्टैब्लिश दैट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप अमंग योर एम्प्लॉइज. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेस. नाउ क्लास, व्हाट इज द बेनिफिट? इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की? हम इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है? अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है इसका बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. क्लास, ऑर्गेनाइजिंग में हमेशा हम ये चीज ध्यान देते हैं, जैसे हमने बोला, सेम काम को एक ग्रुप बना दो और उस काम को एक डिपार्टमेंट का नाम देकर उसका एक हेड एलोकेट कर दो. तो आप क्या कर रहे हो? आप स्पेशलाइजेशन पे वर्क कर रहे हो. यहाँ पर आप एक इंसान को सारे काम करने के लिए नहीं बोल रहे हो. आप एक तरीके के काम को एक इंसान को दे रहे हो. आप उस काम को उसको दे रहे हो जो उसमें स्पेशलाइज्ड है.
ठीक है। तो जो पर्सन अपनी जिस एक्टिविटी में स्पेशलाइज्ड है उसको आप वो ही काम दोगे। तो इससे क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग के जरिए आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि अगर कोई पर्सन अपने काम में स्पेशलाइज नहीं है तो पहले वो सीखेगा, कुछ गलतियां करेगा, कुछ मटेरियल भी वेस्ट करेगा, कुछ टाइम भी वेस्ट करेगा। लेकिन अगर वो स्पेशलाइज्ड है अपने एरिया में, ना तो वो टाइम वेस्ट करेगा, ना ही वो आपका पैसा वेस्ट करेगा, और ऊपर से जो काम वो करेगा वो इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में करेगा। Third is clarity in working relationship. There has to be clarity in working relationship. देखो, there is a relationship, working relationships. आपके बॉस होते हैं, बॉस के ऊपर फिर आपके बहुत सारे, when there is a MD, after MD there is general manager. General manager, there comes all the different kinds of manager head. ठीक है, मैनेजर हेड के अंदर भी सुपरवाइजर्स आते हैं, सुपरवाइजर्स के अंदर एम्प्लॉयज आते हैं। सो दीज आर वर्किंग रिलेशनशिप। एक अलग एक आपका मैनेजमेंट स्पैन चल रहा होता है जिसमें सारे लेवल्स पे, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट सारे आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्लैरिटी रखनी है। ये नहीं कि कोई भी किसी को भी जाकर अपना काम दिखा दे, या किसी भी हेड के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करे, या किसी भी हेड के पास जाकर वो अपना काम सीखे। तो वर्किंग रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर रखना है आपको। थर्ड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्लास। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आपके बिजनेस के रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं, आपके सारी चीजें, जैसे आपका रॉ मटेरियल्स, आपकी मशीन, आपके टूल्स, आपके एम्प्लॉयज, आपका पैसा, आपके बिजनेस में जितने भी मटेरियल्स आते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपके रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप अपना काम पूरा करते हो। तो उन रिसोर्सेज को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, उनको आपको वेस्ट नहीं करना है, उनको आपको वेस्ट करके अपना बिजनेस का नुकसान नहीं कराना है। तो यू हैव टू डू व्हाट, हम ऑर्गेनाइजिंग में हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हम इस तरीके से सारी चीजें ऑर्गेनाइज करें कि कुछ भी रिसोर्स हमारा वेस्ट ना हो। नाउ फोर्थ इज अडेप्शन टू चेंज। व्हेनेवर वी प्लान, तो हम एक माइंड में आइडिया आ जाता है कि ये चीजें करनी है, पर जरूरी नहीं है वो प्लानिंग सक्सेसफुल हो। ऑर्गेनाइजिंग में भी जो हमने ऑर्गेनाइज किया जरूरी नहीं है वो सक्सेसफुल हो। क्या पता, लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ फेट इन योर स्कूल, ओके, एंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ फेट आपने डिसाइड किया कि लेट्स से 25 दिसंबर इज कमिंग ऑन, सो 25 दिसंबर के लिए हम स्कूल में एक फेट डिसाइड कर लेते हैं, वहाँ पे गैदरिंग होगी, लोग आएंगे। तो लेट्स से हम बहुत सारे फूड स्टॉल्स यहाँ पे डिजाइन करेंगे कि नॉर्थ इंडियन फूड एक स्टॉल होगा, एक आपका साउथ इंडियन फूड स्टॉल होगा। अब उन फूड स्टॉल्स में व्हाट यू हैव केप्ट इन योर माइंड के फूड स्टॉल्स के अलावा आप जॉय राइड्स भी अपने बिजनेस में जो है अपने फेट के अंदर आप सोच लो कि आप बहुत सारी जॉय राइड्स रखेंगे। जॉय राइड्स के साथ साथ यू आर डिसाइडिंग कि डेकोरेशन जो है वो फ्लावर्स की डेकोरेशन होगी। तो आपने बहुत सारी चीजें डिसाइड की, ठीक है। अब डिसाइड करने के बाद आप अपने फूड वेंडर्स को अप्रोच करना शुरू किया। लेट्स से नॉर्थ इंडियन फूड के लिए जो आपने शेफ डिसाइड किया या जो आपने फूड वेंडर आप लेकर आए, हो सकता है कि एंड टाइम पे वो ठीक से काम ना कर रहा हो, आपको पसंद ना आए उसका काम, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपके फेट को अटेंड ही ना कर पाए ड्यू टू सम इमरजेंसी इन हिज फैमिली, ही इज नॉट एबल टू कम। सो इन दैट केस व्हाट विल यू डू, कि आप ये बोलेंगे नहीं मैंने तो उसको डिसाइड कर दिया था, वो ही फूड वेंडर आएगा तो काम होगा, तो नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। यू शुड ऑलवेज अडैप्ट द चेंजेस अगर आपको लग रहा है चेंज करने की जरूरत है तो यू शुड डू इट। इन दिस सिनेरियो ऑफ दिस online classes, we are also adapting the change. We are not giving you a classroom teaching, we are not providing you the classroom teaching, okay, we are not somewhere in the platform of offline. Now we are providing you the online classes because we know that this is the demand of the change, so we need to adapt it. So fourth point says organizing में आपको हमेशा से adaptation of change जो है वो रखना ही पड़े, रखना ही चाहिए। फिफ्थ पॉइंट is effective administration। क्लास, जब भी हम इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस को जो जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड हो जानी चाहिए। वैसे ही अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कोई एक फेट, तो उस फेट के अंदर जो भी चीजें रिक्वायर्ड है, चाहे वो फ्लावर्स हो, आपको उनको उनको जो है टाइम से मंगवाना है, डेकोरेशन करवानी है, चाहे वो टेंटेज हो, टेंटेज फैसिलिटी हो, चाहे वो फूड वेंडर्स के स्टॉल्स हो, या फिर इवन अ वाटर फैसिलिटी हो, इवन अ वाटर फैसिलिटी, ओके, उसको भी कंसिडर करेंगे आप कि हाँ एक पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए, अगर कोई आएगा तो उनके बैठने के अरेंजमेंट होने चाहिए। सो अगर आपने सारी चीजें कर दी, जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इफेक्टिव। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट
providing all the resources, all the materials to your business which is required to complete the task, or which is required to complete the objective of the business. This is effective administration. If you talk about your school also, if you want any other difficulties in your subject, you have your teachers. If you want to go for you know if any student wants to come into the school and want to get admission, so there is a reception department who will assist you. There will not be a teacher coming and telling you कि हाँ इस तरीके से forms बना है. There is a receptionist department also. The front desk will tell you. Okay, and if you want any other related to your timetable, something kind of timetable queries, so you have your admin department also there. ठीक है, so you will go to some other teachers and you will ask about the timetable, कि what is the timetable of our class. If you find any dirt in your class, and if you think that water has spoiled, so you will ask a housekeeping staff also. So this is an effective administration, where you have all the facilities which is required to a student, or even to a teacher also. If teacher wants anything from a school, it should be there. So this is effective administration. Now sixth is development of personnel. Now class, personnel is basically your employees of the organization. सो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपके जो एम्प्लॉयज की जो डेवलपमेंट होती है वो ही आपके बिजनेस को ग्रो करती है. अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस ग्रो करे, तो आपका एम्प्लॉयज भी डेवलप होना चाहिए. अगर आपके एम्प्लॉयज डेवलप्ड हैं तो आपका बिजनेस भी डेवलप होगा, क्योंकि वो ही काम कर रहे हैं. अगर उनकी ही डेवलपमेंट नहीं होगी तो वो काम अच्छा कैसे करेंगे. तो यू ऑलवेज लुक इनटू द मैटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनल. Now seventh point is expansion and growth. Now class, organizing के time पे you should always keep in your mind that आपको कुछ भी चीज एक्सपेंड करनी है, कुछ चीजें को अपने बिजनेस को बढ़ाना है. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा. यू नीड टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग if you want to expand your business, and if you want to grow in some particular area, right? So importance of organize justifies that whenever you need growth in your business, or whenever you want that expansion in your area, you need organizing. Okay, this function with his 7 importance, we are done with organizing, right? Now let's come to the next point, which is organization structure. Now plus, what is this organizational structure? Organization structure is the framework which you have designed to complete your business goals. अगर आप कुछ भी गोल आपको बिजनेस का प्रोवाइड आपको करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे, जहाँ पे आपका डिसाइड होगा कि ये काम है हमारे बिजनेस के जो हमें करने हैं. जो भी एक्स्ट्रा काम है वो नहीं करेंगे हम, जो हमें काम लगेगा बिजनेस के लिए जरूरी है हम वही करेंगे. फिर उन काम को करने के लिए आप पोजीशन डिसाइड करोगे कि इस काम को करने के लिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ योर स्कूल ओनली, कि अगर आपको स्कूल बनाना है तो आप पहले डिसाइड करोगे कि भाई टीचर्स का एक काम होगा. ठीक है, फिर देयर विल बी अ वर्क ऑफ अ प्रिंसिपल आल्सो, देन देयर विल बी अ वर्क ऑफ हाउसकीपिंग, देन देयर विल बी अ वर्क ऑफ फ्रंट डेस्क. आपने ये सारे काम डिसाइड किए और उनकी पोजीशन डिसाइड कर ली. अब आपने डिसाइड की तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करोगे, कितने लोगों को आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे. ठीक है, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए कुछ अथॉरिटी भी दोगे. ठीक है, तो डिफरेंट लेवल्स पे आप डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हो और उनको डिफरेंट अथॉरिटीज दे रहे हो. तो क्या कर रहे हो आप, अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हो. जो आपने फ्रेम किया है, अब लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसी को ही फॉलो करेंगे. ठीक है, लाइक एवरी स्कूल हैज देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है, एंड एवरी स्कूल हैज देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो जो आपने डिसाइड किया अपने बिजनेस में, वो चीजें ही आगे लोग फॉलो करेंगे. जब भी आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाना होता है, तो जो चीजें आपको अपने माइंड में रखनी होती हैं, ठीक है, वट एवर थिंग्स यू नीड टू कंसिडर इन योर माइंड. फर्स्ट इज योर जॉब डिजाइन. सबसे पहले तो आपको काम डिजाइन करना है कि किस तरीके का काम आप करेंगे, किस किस तरीके का काम आपको चाहिए. अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आपको मशीन चाहिए, आपको मशीन में काम करने के एम्प्लॉयज चाहिए. फिर आपने जब जॉब डिसाइड कर लिया, तो जॉब डिसाइड करने के बाद आप क्या करोगे, एक जैसे जो जॉब्स हैं उनको एक डिपार्टमेंट में रखो, एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर डेफिनेशन ओनली. ठीक है, so you will now you will make a department, you will make different departments like production department, sales department, finance department, marketing department, HR department. ठीक है, तो इस तरीके के डिपार्टमेंट्स आप बना लोगे. then you will talk about अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो आप
डिपार्टमेंट्स को तो ध्यान में रखोगे, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को भी ध्यान रखोगे कि आपका मैनेजमेंट कितना चाहिए। अगर आपका एक छोटे लेवल का बिजनेस है, सो यू नीड अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ मैनेजमेंट, आपको एक छोटी सी मैनेजमेंट से काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बहुत ही बड़ा लेवल का बिजनेस है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, दैट टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन से आएंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन से आएंगे, लोअर लेवल मैनेजमेंट में कितने लोग होने चाहिए, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कि उनकी नीड कितनी है, वो कितने एरिया में कितने वाइड है। नाउ फोर्थ इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आपको अथॉरिटी जब किसी को दे रहे हो, ठीक है, लेट्स से अगर एक, एक स्कूल के अंदर टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स से उनको पढ़ाने की, सो हमें कहीं ना कहीं अथॉरिटी भी होती है आपको आपसे क्वेश्चनिंग करने के लिए, व्हाई यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, ठीक है, और आपको उन चीजों पे आपको समझाना, इस तरीके की अथॉरिटी भी ऑलवेज गिवन बाय द प्रिंसिपल और बाय द स्कूल मैनेजमेंट। सो आप जब भी अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो आप ये ध्यान जरूर रखेंगे कि आपको किस डिपार्टमेंट में कितनी अथॉरिटी देनी है, ठीक है, उस अथॉरिटी को ध्यान में रखे अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाउ अब हमने जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर ली, तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने तरीके के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज योर फंक्शनल स्ट्रक्चर, सेकंड इज योर डिविजनल स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट विल फाइंड आउट व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर नाम से समझेंगे, फंक्शन, फंक्शन मतलब काम, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो काम के अकॉर्डिंगली डिसाइड हो रहा है। आपके बिजनेस में जितने जितने काम है उनको देखकर जो स्ट्रक्चर डिसाइड हो रहा है, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। as you can see, this is the diagram, like this is the CEO or the boss, general manager. Now he is deciding कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो उसने क्या किया, 4 डिपार्टमेंट्स बना लिए। अब 4 डिपार्टमेंट्स क्या बनाए उसने, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। ह्यूमन रिसोर्स के काम को एक डिपार्टमेंट दे दो, परचेज को एक काम दे दो, प्रोडक्शन को एक काम दे दो, मार्केटिंग को और दे दो, इसके अलावा और भी आप ऐड कर सकते हो, सेल्स डिपार्टमेंट दे दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट के काम के अकॉर्डिंगली हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। दिस इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। ओके, फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि स्पेशलाइजेशन, इसमें स्पेशलाइजेशन होता है। अगर हमने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाया तो हम यहाँ पर उन्हीं लोगों को डालेंगे जिनको इस डिपार्टमेंट में काम करने की नॉलेज हो। अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसी इंसान को डालूंगी तो मैं ऐसे इंसान को डालूंगी जिसे प्रोडक्शन की नॉलेज हो, ठीक है। ये नहीं कि उसको मार्केटिंग की नॉलेज हो और मैं प्रोडक्शन में डाल रही हूँ। तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज कि काम जिसको जो आता है उसको वो ही काम दे दो। दिस इज अ स्पेशलाइजेशन। नाउ सेकंड इज इजी सुपरविजन। सुपरविजन करना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के हेड को पता है कि उसको सिर्फ अपने ही काम से रिलेटेड लोगों को सुपरवाइज करना है, तो उसको आता है सारी चीजें, वो चीजें उनको सिखा देगा। लेकिन अगर उसको बोले कि भाई तुम्हें सारी चीजें सुपरवाइज करनी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जाके भी तुम सिखाओ काम, मार्केटिंग को भी सिखाओ, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन इस केस में जब काम के अकॉर्डिंगली हमने उनको बांट दिया है तो सुपरविजन बहुत ईजी हो जाता है। ना कोऑर्डिनेशन भी बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन ईजी कहाँ होता है, एक डिपार्टमेंट के अंदर। अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात करूँ तो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जितने भी लोग हैं उनका कोऑर्डिनेशन इजी हो जाता है क्योंकि वो अपने काम से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ठीक है, अपने काम से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। प्रोडक्शन के अंदर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन क्योंकि एक ही काम से रिलेटेड है, एक ही डिपार्टमेंट का है, तो वो इजी ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज द एडवांटेजेस, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजर की जो काम करने की एफिशिएंसी है ना, मैनेजर की एफिशिएंसी क्या है कि वो टाइम भी बचा ले, पैसा भी बचा ले। तो मैनेजर एफिशिएंसी क्या बोल रही है कि ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों को जो काम आता है उसी डिपार्टमेंट में वो लोग हैं, ना तो वो पैसा वेस्ट करेंगे, ना ही वो टाइम वेस्ट करेंगे, ना ही वो अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, ऊपर से आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। सो ऑटोमेटिकली मैनेजर एफिशिएंसी बढ़ गई। इफेक्टिव ट्रेनिंग है इसमें, एडवांटेज इज इफेक्टिव ट्रेनिंग। बिकॉज देखो जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट सेटअप करते हो और यू हैव योर एम्प्लॉयज, तो बहुत सारी चीजें कई बार ऐसी हो जाती है जब आपको एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी पड़ जाती है क्योंकि आप नई नई चीजें इंप्लीमेंट करते हो, जरूरी नहीं आपके एम्प्लॉयज को सब कुछ आता हो, तो आपको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जब आप उनको ट्रेनिंग देते हो तो आपको पता है कि सेल्स डिपार्टमेंट को मुझे सिर्फ सेल्स की ट्रेनिंग देनी, मुझे उनको मार्केटिंग की ट्रेनिंग नहीं देनी। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लगेगा तो सिर्फ आप मार्केटिंग की ट्रेनिंग दोगे, तो क्या हो जाता है, ट्रेनिंग इफेक्टिव हो जाती है। आपको अपने एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग अरेंज कराने के लिए भी और आपके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग को अडेप्ट करने के लिए भी।
अगर एक पर्सन को बोल दे कि जाओ सेल्स भी सीख कर आओ, मार्केटिंग भी सीख के आओ, सबकी ट्रेनिंग कर लो, एक ही दिन में कर लो, या लेट्स से आज तुम सेल्स की कर लो, कल मार्केटिंग की कर लो, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो ट्रेनिंग इससे क्या होता है, इफेक्टिव हो जाता है ना। क्लास वेयर इट हैज एन एडवांटेज, इट हैज डिसएडवांटेजेस आल्सो। ओके, तो अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि जैसे हमने बोला स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, तो स्पेशलाइजेशन की वजह से ये भी होता है यहाँ पर कि लोगों को सिर्फ अपना ही काम आता है। उनको, अगर मैं बोलूँ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को, तो उनको सेल्स की कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, सेल्स वाले अगर उनको कोई ट्रिक करें तो वो इजीली हो जाएंगे। मार्केटिंग की उनको कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, प्रोडक्शन वालों को जो है यहाँ पर परचेज की कोई, प्रोडक्शन वालों को लेट्स से परचेज की कोई नॉलेज नहीं है, या ह्यूमन रिसोर्स की कोई नॉलेज नहीं है, तो क्या हो जाता है, हर इंसान अपने ही एरिया में स्पेशलाइज्ड होकर उसको और चीजों की नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं रहती है। तो दिस इज वन एडवांटेज। सेकेंड इज व्हेन डिपार्टमेंट्स बिकम लार्ज, जब डिपार्टमेंट्स बढ़ जाते हैं ना बहुत ज्यादा, तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, कोऑर्डिनेशन कम होता चला जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट इतने सारे लाइक ह्यूमन हो गए। अभी तो यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट्स दे रखे, लेट्स से हम इसमें और ऐड कर दे, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऐड कर दे, सेल्स डिपार्टमेंट ऐड कर दे। ठीक है, तो इतने सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेशन करना इतना मुश्किल हो जाएगा कि भाई ह्यूमन रिसोर्स को अगर देखना है यहाँ पर कि कैसे लिंकअप किया जाए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से या मार्केटिंग से, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मार्केटिंग की अगर हम बात करें, मार्केटिंग की अगर मार्केटिंग वालों को कोऑर्डिनेट करना हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेट्स से कि आपके सेल्स डिपार्टमेंट को जो है कोऑर्डिनेशन करना है फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ, क्लियर। तो जितने ज्यादा डिपार्टमेंट्स होंगे उनका आपस में कोऑर्डिनेशन का लैक होगा, और वो कोऑर्डिनेशन जो है वो इतना बेटर नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखो, जब आपके बिजनेस में कोई भी मिस्टेक आती है, लेट्स से आपकी सेल्स कम हो गई, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना, तो आप इस डिपार्टमेंट में ना कंफ्यूज हो जाते हो कि किसको रिस्पॉन्सिबल माने, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। आपकी सेल्स कम हुई, जरूरी नहीं है सेल्स डिपार्टमेंट इसका जिम्मेदार है। ये भी हो सकता है कि मार्केटिंग वालों ने अच्छे से काम ना किया हो, ये भी हो सकता है प्रोडक्शन वालों ने प्रोडक्ट अच्छा ना बनाया हो। ठीक है, ये भी हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज है उनको ही अच्छे से अपॉइंट नहीं किया। तो आप फाइंड नहीं कर पाते कि कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो उस मिस्टेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दिस इज ऑल्सो वन एडवांटेज। ओके, अब देखो, जैसे हमने बोला था इफेक्टिव ट्रेनिंग होती है क्योंकि एक ही चीज सीख रहे होते हैं, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये भी है कि हर इंसान सिर्फ एक ही चीज सीख पाता है। वो दूसरे डिपार्टमेंट में अगर शिफ्ट होना चाहे और दूसरे डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग लेना चाहे, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो विद the advantages and disadvantages of functional organization, the functional structure, अब हम इसकी suitability पे बात करते हैं कि ये किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो थोड़ी लार्ज होती है, लार्ज लेवल पे काम कर रही होती है, और जिनको हर काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड लोग चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए हर डिपार्टमेंट में, तो उनके लिए ये वाला फंक्शनल स्ट्रक्चर बिल्कुल सही रहता है। Now let's talk about this divisional structure class. Now divisional structure की जब हम बात करें, तो अगर जो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर था वो फिर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन तो था ही, लेकिन अगर उससे भी ज्यादा अगर आपको आगे बढ़ानी हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, तब क्या हो, लेट्स से यू आर नॉट डीलिंग इन वन प्रोडक्ट, यू आर डीलिंग इन डिफरेंट प्रोडक्ट। अगर आप सिर्फ ऑटोमोबाइल्स की बात करें, सिर्फ गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, गाड़ियां बेच रहे हैं, तो आपकी एक चीज हो गई, सारे लोग आपके पास जो मिलेंगे एम्प्लॉयज वो ऐसे लोग होंगे जिनको गाड़ियों की नॉलेज होगी। लेकिन अगर आप चाहो कि गाड़ी के साथ साथ आप मेडिसिन बनाना भी शुरू कर दो, बिल्कुल डिफरेंट एरिया। ठीक है, फिर उसके बाद आप डिसाइड कर लो कि गाड़ी के साथ साथ अब मुझे जो है मेडिसिन भी बनानी है, मेडिसिन के साथ साथ मैं कपड़े भी बनाऊंगा, मैं टेक्सटाइल्स का भी काम करूंगा। तो व्हाट यू आर डूइंग, आप एक ही बिजनेस में बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर रहे हो। तो अब यहाँ पर आपको डिविजनल स्ट्रक्चर चाहिए। तो डिविजनल जो स्ट्रक्चर होता है वो बोलता है कि हर डिपार्टमेंट जो बनेगा वो बनेगा आपका प्रोडक्ट के हिसाब से। If it is, this is a product 1, so this product 1 has one different department, this is a product B, this is product C, this is product D। अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दो, क्योंकि ऑटोमोबाइल वाले को मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं है और मेडिसिन वाले को गारमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो उनको आपस में कनेक्ट मत करो। ठीक है, तो इसलिए आप 4 डिपार्टमेंट बनाओगे। अब देखो, ये डिविजनल स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों होता है, क्योंकि ये जब आपने 4 बनाए, अब इन चारों में
वो फंक्शनल वाले सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे। फंक्शनल में हमने कौन से डिपार्टमेंट देखे थे? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड सेल्स भी ऐड कर दो, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल में भी आपको ये चारों डिपार्टमेंट चाहिए, मेडिसिन में भी ये चारों चाहिए, कि ह्यूमन रिसोर्स जो ऑटोमोबाइल को रिक्रूट करेगा उसको नॉलेज नहीं होगी ना कि भाई मेडिसिन के लिए किस तरीके के एम्प्लॉयज चाहिए। और अगर हम सेल्स की बात करें तो बेचने के लिए अगर मुझे एम्प्लॉयज चाहिए तो गाड़ी बेचने के लिए एम्प्लॉयज की जो कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल अलग होती है, लेकिन मेडिसिन बेचने वालों की कैपेबिलिटी अलग होती है, कपड़े बेचने वालों की सेल्स की कैपेबिलिटी अलग होती है। तो व्हाट कि आपको हर जो आपने प्रोडक्ट बनाया उनके सब डिवीजन में और डिपार्टमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे जो कि सेम है आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट, फंक्शनल स्ट्रक्चर वाले डिपार्टमेंट्स। ओके, अब इनके देखो एडवांटेजेस क्या है। इनका एडवांटेजेस ये है कि वहाँ पे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन थी, यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। कि मैं अगर ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट में गया तो मुझे सारे के सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि ऑटोमोबाइल से जिनको नॉलेज हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी। अगर आपने इनको अगर इकट्ठा कर दिया ना तो डिसीजन लेने में बहुत टाइम आ जाएगा, लेकिन अगर आपने इनको अलग अलग कर दिया तो डिसीजन ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल वाले को कोई लेना देना नहीं है मेडिसिन वाले में क्या चल रहा है, गारमेंट वाले में क्या चल रहा है, वो फटाफट से डिसीजन लेगा अगर उसे लगेगा कि उसके डिपार्टमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, अकाउंटेबिलिटी भी एक एडवांटेज है, क्योंकि आपको पता है कि अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई है ना, आप डायरेक्टली इस डिपार्टमेंट के पास जाओगे। अगर आप देखोगे आपकी मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप डायरेक्टली इस मेडिसिन डिपार्टमेंट के पास जाओगे, ठीक है। अगेन इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन द गारमेंट एरिया सो यू विल गो टू द गारमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आप अकाउंटेबल बना सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो कि किसने क्या मिस्टेक करी है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। क्लास दे आर आल्सो वेरी फ्लेक्सिबल। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिजिड नहीं होते। क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट का जो हेड है वो अपने अकॉर्डिंगली काम करेगा, तो उसको जो भी चेंजेस करने वो अपने अकॉर्डिंगली देख कर सकता है। मेडिसिन वाले का जो है वो अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस करेगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई लिंकअप नहीं है तो उनके बीच में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि दे चेंज थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर द नीड ऑफ देयर डिपार्टमेंट। एंड इफ दे वांट टू एक्सपेंड एंड ग्रोथ आल्सो, तो आप इस स्ट्रक्चर के जरिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड एंड ग्रोथ भी कर सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज है ना, अगर आपको जहाँ पे भी डिविजनल स्ट्रक्चर आपने इस्तेमाल किया है तो आप जितना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो आप अपना बिजनेस बढ़ाओ, सिर्फ यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट ऐड कर दो। अगर मान लो कि यहाँ पर आपको जो है लेट से सैनिटाइजर का एक डिपार्टमेंट यहाँ पे बिल्डअप करना है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर उसका भी एक अलग डिपार्टमेंट बना दोगे। तो जैसे जैसे अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है आप अपने डिपार्टमेंट्स बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस। नाउ क्लास, इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? इसमें क्या होता है, ईच डिपार्टमेंट विल रिक्वायर ऑल द रिसोर्सेज, एवरी डिवीजन विल बी वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट। मतलब हर डिपार्टमेंट को वो ही सारी चीजें चाहिए, सेम टाइप्स की चीजें। यानी कि ऑटोमोबाइल को भी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, मेडिसिन को भी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट चाहिए, गारमेंट्स को भी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, टेक्सटाइल को भी चाहिए। वैसे ही परचेज डिपार्टमेंट भी इन चारों में चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी इन चारों में चाहिए, मार्केटिंग भी चारों में चाहिए, सेल्स भी चाहिए, फाइनेंस भी चाहिए। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि हर डिपार्टमेंट को इतनी ज्यादा नीड है उन्हीं स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की, जो कि हर एक पर्टिकुलर ग्रुप में है, जो हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। रिसोर्सेज मतलब क्या होते हैं, आप बीइंग अ बिजनेसमैन आपने ये सारी चीजें स्टार्ट की, आपका जितना बजट है आप उस बजट पे ही काम करो, और बजट में आपको जितनी चीजें आप ला सकते हो उतनी आप लेके आओगे। लेट से आपका 1 लाख का बजट था, आप 1 लाख के बजट के लिए जो रिसोर्सेज आप अपने बिजनेस के लिए लेकर आए, ठीक है। लेट से आप फर्नीचर लेकर आए बैठने के लिए। अब यहाँ पर ऑटोमोबाइल वाले जो हेड है वो आके बोलेगा कि भाई नहीं, फर्नीचर हमें भी चाहिए, हमें दे दो। मेडिसिन वाला बोलेगा नहीं, हमारे यहाँ बहुत कमी है मेडिसिन डिपार्टमेंट में, वी नीड द फर्नीचर। गारमेंट्स वाला बोलेगा नहीं, वी ऑल्सो नीड द फर्नीचर। तो यहाँ पे क्या होगा, रिसोर्सेज के एलोकेशन में जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। कि नहीं मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे ऑलवेज हर डिपार्टमेंट का हेड सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचेगा, सो दैट ऑटोमेटिकली देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने ही होनी है। Now, third disadvantage is each department focuses on their product only and they fail to keep themselves as a part of one common organization. Again, you, let's say, अगर आप एक business manager, you are the MD of your business organization और इतने सारे लोग काम कर रहे हो, आप तो एक MD के रूप में जो है अपने सारे बिजनेस को एक इक्वल नजर से देखोगे, लेकिन
हर बिजनेस, हर प्रोडक्ट का जो हेड है वो क्या करेगा, सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे फोकस करेगा, ठीक है। वो ये भूल जाएगा कि भाई मेडिसिन वाला भी हमारा ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जो हमारी कंपनी का नाम है वो मेडिसिन वाले की सेल भी हमारी ही कंपनी के नाम से जुड़ी है। वो ये नहीं सोचेगा, वो सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट के बारे में सोचेगा। सो दिस इज ऑल्सो वन डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस डिविजनल स्ट्रक्चर। नाउ क्लास सूटेबिलिटी, किस तरीके के बिजनेस में इस तरीके का स्ट्रक्चर वो जो है सही रहता है। सबसे पहले ये है कि आपको एक बिजनेस के अंदर जब मल्टी प्रोडक्ट्स रखने हैं, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल ठीक है। और हर प्रोडक्ट का अगर आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए तो आप, कई बार होता है ना छोटे लेवल पे हम कर लेते हैं और हमने 3-4 चीजें एक साथ बना ली, ठीक है, और हमने उनको सबको इकट्ठा ही काम चलाना हमने शुरू कर दिया। तो अब आप जैसे आप गारमेंट्स की शॉपिंग में जाते हैं, आप जाएंगे छोटी शॉप्स में जाएंगे, आपको वहीं पे सारी चीजें मिल जाएंगी। आप बोल एक ही सेल्स वहाँ पे मैं सेल्समैन होगा, वो आपको सारी चीजें दिखा देगा। अगर आप बोलो कि मुझे अपने बच्चे के कपड़े चाहिए, यू नो, कोई अगर लेडी जाती है वो बोले कि आई नीड द क्लोथ्स ऑफ माय किड्स, तो वो वही उसको बच्चों को भी वही कपड़े दिखा रहा है। फिर आपने बोल दिया कि नहीं मुझे मेरे लिए साड़ी चाहिए, तो वो भी वो ही दिखा रहा है। लेकिन अगर आप डिफरेंट डिफरेंट मॉल्स में जाओ, तब आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, किड्स सेक्शंस आर डिफरेंट, गर्ल्स सेक्शंस आर डिफरेंट, बॉयज सेक्शंस आर डिफरेंट, ठीक है। तो हर अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आ जाती है। दिस इज ऑल्सो वन suitability, you know, according to the need of the business. Now fourth is growing companies which plan to add more line of products in future. अगर आपको लगता है कि आपको और प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो डिविजनल स्ट्रक्चर ही आपको सूट करेगा। अगर आपने मान लो लेट से आपने सिर्फ ऑटोमोबाइल से स्टार्ट किया और धीरे धीरे जाके अब आपको लगने लगा कि नहीं मुझे मेडिसिन भी करना है, तो अब आप अपना प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो, तो डिविजनल स्ट्रक्चर पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। जिस तरीके के प्रोडक्ट्स आप अपने बिजनेस में ऐड करते चले जाओगे, यू हैव टू गो and adopt this divisional structure. Okay, with this we come to an end of this chapter.